साथियों नमस्कार। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भूख हड़ताल पर अपना मंतव्य करने के लिए आपके सामने आया। आप सभी ये जान ही रहे हैं कि जंतर मंतर पर मशहूर सोशल एक्टिविटिस्ट सोनम वांगचुक के द्वारा आमरण भूख हड़ताल जारी है। आमरण तो नहीं कहा जाए, लेकिन उनका यह मानना है कि जब तक सरकार मेरी बातों को सुन न ले, मेरी बातों पर जवाब नहीं दे, या जिस मुद्दे पर मैंने भूख हड़ताल आरंभ की है उस मुद्दे पर सरकार अपनी पक्ष रख न दे, तब तक यह भूख हड़ताल जारी रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि भारत में भूख हड़ताल कई बार बड़े आंदोलन के प्रभाव का माध्यम रही है। हर अनशन पूरी तरह सफल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ने सरकारों को अपने निर्णय बदलने के लिए मजबूर भी किया है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी ने 1918 से लेकर के 1948 के बीच कई बार भूख हड़ताल की और उनका मुद्दा सामाजिक और राजनीतिक था। उस समय ब्रिटिश शासन की सरकार थी और ब्रिटिश शासन की सरकार होने के कारण उनके ऊपर दबाव बनाया जाना उनका महत्वपूर्ण विषय था। लेकिन कई मामलों में समझौते भी हुए और जन दबाव भी बना। इसी तरह की बात एक केरल में पोत्ती श्री राम लुलू 1952 में अपनी भूख हड़ताल जारी की थी। उनका मांग था कि एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाए भाषा के आधार पर। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। अनशन काफी दिनों तक जारी रहा और अनशन के दौरान निधन के बाद 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसके बाद 2011 में अन्ना हजारे ने जन लोकपाल कानून के लिए अपनी मुख्य मांगें रखी। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी। सरकार ने बातचीत की और बाद में मनमोहन सिंह के शासनकाल में लोकपाल कानून 2013 में पारित हो गया। इसी तरह एक एक्टिविस्ट थे इरोम शर्मिला, और उनका मुख्य मांग था कि AFSPA हटाना। AFSPA हटाना उसका मुख्य मांग था। इन्होंने 2000 से लेकर 2016 तक के दौरान कई बार भूख हड़ताल की। उस समय 3 शासनकाल में उनका भूख हड़ताल चला। मनमोहन सिंह भी उस सरकार में थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समय सरकार में थे, और नरेंद्र मोदी के भी शुरुआती कार्यकाल थे। अंत में AFSPA नहीं हटा और यह अनशन मुख्य मांग में तब्दील नहीं हो पाया। अब इन सब घटनाओं को देखते हुए भूख हड़ताल के निष्कर्ष अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। पहला
कि भूख हड़ताल तभी अधिक प्रभावी होता है जब उसे व्यापक समर्थन, मीडिया का ध्यान और राजनीतिक दबाव प्राप्त हो। और केवल अनशन करने से हड़बाड़ सफलता नहीं मिलती। कई आंदोलनों में सरकार ने बातचीत भी की, जबकि कुछ मामलों में उनकी मांगें स्वीकार नहीं की गई। अब सवाल यह उठता है कि सोनम वांगचुक के द्वारा जो आमरण अनशन किया जा रहा है, अब भूख हड़ताल जो जारी है, उस भूख हड़ताल का परिणाम क्या होगा। और भूख हड़ताल के बारे में यही कहा जा सकता है कि भूख हड़ताल एक लोकतांत्रिक विरोध का एक अहिंसक तरीका है, लेकिन यह हर समस्या का समाधान नहीं है। इसका प्रभाव परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यदि पेपर लीक जैसे गंभीर समस्या के विरोध में भूख हड़ताल हो रही है, तो कुछ बातें अलग अलग दृष्टिकोण से भी देखी जा सकती है। भूख हड़ताल उचित तभी मानी जाती है यदि इसका उद्देश्य निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करना हो, तथा विरोध शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में हो। इस्तीफे की मांग राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी का प्रश्न है, लेकिन कुछ लोगों का मानना यह है यदि किसी विभाग में गंभीर चूक हुई है तो संबंधित मंत्री या अधिकारी की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग यह मानते हैं कि पहले निष्पक्ष जांच हो, जिम्मेदारी तय हो और उसके बाद इस्तीफे पर निर्णय लिया जाना चाहिए। इसीलिए यह कहना है कि हर पेपर लीक पर इस्तीफा देना ही चाहिए या कभी नहीं देना चाहिए, दोनों के समन्वित निष्कर्ष होंगे। इस बात पर निर्भर करता है कि लीक की गंभीरता कितनी थी, क्या प्रशासन की लापरवाही और जवाबदेही सिद्ध हुई, सरकार ने जांच और सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए और क्या संबंधित पदाधिकारी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन, भूख हड़ताल, जांच, न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक जवाबदेही, इन सभी की अपनी अपनी अलग भूमिका है। आदर्श रूप से लक्ष्य केवल इस्तीफा नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना होनी चाहिए जिससे भविष्य में पेपर लीक की घटनाएं दोबारा न हो। अब आगे इस भूख हड़ताल का देखिए क्या होता है, लेकिन आज मैंने सोचा इस भूख हड़ताल पर कुछ अपना मंतव्य व्यक्त किया जाए। यदि आप लोगों को मेरा वक्तव्य ठीक ठाक लगे तो सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।